वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम बात करेंगे, एक बड़ा अहम मसला बना हुआ है। हर एक इंसान को काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो शिकायत करते हैं, उम्र के किसी न किसी हिस्से में जाके ना ये दर्द होता है। अच्छा, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं यंग लोगों को भी इस तरह से मसाइल का इनका सामना करना पड़ रहा है। कमर दर्द की हम बात करें, जो कि लगभग आप कह लें कि हर किसी को ज़िंदगी में कभी ना कभी उसको सामना करना पड़ जाता है। और माहिरीन का कहना है कि इस बात मतलब उन्होंने कहा कि इस बात के 84% इम्कानात हैं कि आप ज़िंदगी में किसी न किसी मरहले में कमर दर्द का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, अब बड़े ही मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना कि हम क्या करते हैं कि अगर किसी को कमर दर्द, ख़ास तौर पे किसी नौजवान को, जवान को, मतलब कि ज़्यादा बूढ़ा नहीं है वो शख्स, उसको होता है तो हम टोटके भी बताते हैं कि ये टोटके हैं, ये कर लेने चाहिए। कुछ मेडिसिन होती हैं, हम मतलब कि पेन किलर्स ले लेते हैं और वक्ती तौर पर, या फिर इंजेक्शंस भी लोग लगवा लेते हैं कि अच्छा वक्ती तौर पर। और फिर कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जी 2-3 साल तो तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम ये काम कर लो, और 2-3 साल बाद जो दर्द होगा ना तो वो कोई नहीं बताता कि वो कितना बेहतरीन किस्म का होगा, और फिर तुम क्या करोगे ये भी कोई नहीं बता रहा होता। हमने आज ख़ास तौर पे बात करनी है कि रीढ़ की हड्डी में जो लोगों को दर्द होता है, हम हड्डियों के दर्द की, वैसे भी कमज़ोरी की भी बात करेंगे। खुराकें कौन सी हैं कि जिनको हम खाएं, हम पहले ही कुछ कोशिश कर रहे हो। हमारा एक तो मसला ये भी है कि जब कोई मसला खड़ा हो जाता है उसको हल करने के लिए हम तब जा रहे होते हैं। हम पहले कुछ ऐसा नहीं कर रहे होते कि मसला खड़ा ही ना हो, जिसको हमें हल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई कोशिशें, काविशें करनी पड़ती हैं। हमजा अगर देखा जाए तो दौरों में दौर हमारी खुराक पर होता है इन चीज़ों का, कि हम अपनी जो खुराक है, अपनी डाइट है, उसको उस तरह से नहीं लेते हैं तो हमें इस तरह के मसाइल अर्ली एज में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर तो ये तमाम चीज़ें जो हैं खुराक पे कितनी ज़्यादा डिपेंड करती हैं और खुराक कितनी अच्छी होनी चाहिए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये जो दर्द है नहायत संगीन सूरत भी इख्तियार कर सकता है अगर हम इसकी केयर ना करें तो। अच्छा, कैंसर भी हो सकता है अगर आखिरी हम स्टेज देख रहे हो कि हद इतनी बढ़ जाती है। खैर, हमने ज़रा खुराक पे बात करनी है, अच्छी बातें आपको बतानी है कि हमने तो बचना है इससे, तो हम बच कैसे सकते हैं, और अगर किसी को दर्द है तो फिर बेहतरी कैसे हो सकती है खुराक से, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरजीन मलिक, माहिर ग़िज़ाइयत है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम और गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, जितना ये मसला हमें लग रहा है कि ये दुनिया में है, आपको भी लगता है कि उतना ही मसला या उससे भी संगीन हो गया? नहीं, यू राइट। हर किसी ना किसी को ज़िंदगी में कभी ना कभी कमर दर्द का मसला होता है, और अक्सर लोग इसको बैक बर्नर पर डाल देते हैं। जिस तरह ज़ेनी बीमारी को डाल देते हैं ना बैक बर्नर पे, इसी तरह कमर दर्द को बहुत लाइटली लेते हैं, विच शुड नॉट बी टेकन लाइटली, क्योंकि कमर आपका वो हिस्सा है जो आपके फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ में हम मुहावरे में भी यूज़ करते हैं, मुआशरे की रीढ़ की हड्डी। सो रीढ़ की हड्डी, दैट इज़ द रियल रीढ़ की हड्डी जिस पे आपने तवज्जो देनी है, और दिस इज़ द मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट। जैसे आप कह रहे थे कि जब तक कि संगीन सूरत इख्तियार ना करे फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और तब तक हमारे हालात जो हैं फ्रॉम 0 to 10 के दरमियान 8 पे पहुंच चुके होते हैं। ठीक है ना? सो इसलिए पेन सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है बॉडी का जो कि आपको ये बताता है कि उसका, आप उसको सिर्फ पेन किलर्स खा के बंद ना कर दें, बल्कि ये समझें कि एक वार्निंग साइन आ रहा है। आखिर बॉडी ने आपसे बात तो नहीं करनी, हेलो भाई अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये तकलीफ है, ठीक है? सो द सिग्नल्स आर फीवर, द सिग्नल्स आर पेन, द फीवर माइट बी, द सिग्नल में बी स्नीजिंग। तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि आखिर क्या वजह है। अच्छा, कमर की दर्द का मेन प्रॉब्लम्स जो अभी नज़र आ रहे हैं, जैसे अभी ये कह रही थी इकरा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इवन एक ज़माना था कि कहते थे कमर दर्द हो गई 50 साल की, नहीं, नाउ इवन 12-13 year old kids are telling के अम्मी आते हैं बच्चे के, माँ कह रही होती है कि कमर में दर्द है। पोस्चर ठीक नहीं है या फिर खुराक? एग्जैक्टली, सबसे पहली चीज़ पोस्चर ख़राब है, दूसरी चीज़ खुराक। दोनों चीज़ें काम कर रही हैं। किड्स आर नॉट ऑन टू मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली ज़िंदगी से आउट हो गए हैं। अब ये जो आप डिफरेंट फास्ट फूड चेन्स पे जाते हो तो इनका जो मिल्क शेक होता है इसमें मिल्क नहीं होता, वी ऑल नो दैट। तो जो घर में एक मिल्क शेक बनता है उसका रिवाज ही ख़त्म हो गया है, और उसकी जगह पे बच्चे फिजी ड्रिंक्स ले रहे हैं जो कि हड्डियों को मज़ीद भुरभुरा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड है, वो बोन्स को और ख़त्म कर रहा है। सो वो चीज़ जो कि जाके 50 साल में होनी थी बच्चों में देखी जा रही है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हम इस चीज़ को एड्रेस नहीं करते। किडनी पेन होती है, बैक से पता लगती है, किडनी में स्टोन्स हैं, बैक से पता लग रहे हैं, आप पानी नहीं पी रहे, डिहाइड्रेट हो रहे, बैक पेन से पता लगती है। तो इन चीज़ों में क्या करते हैं लोग, पेन किलर्स लेना शुरू कर देते हैं, विच इज़ वही, जैसे अभी ये कह रहे थे टीका लगवा लेते हैं। भाई जो सिग्नल आ रहा है पेन का उसको एड्रेस करें। डेयरी प्रोडक्ट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, नौज़ायदा बच्चों के लिए,
इट इज़ फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस। जन्नत में ऐसे ही नहरें नहीं है दूध और शहद की, ठीक है, इट हैज़ अ वैलिडिटी। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, दूध नहीं पी सकते। आजकल के बहुत लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस का बोर्ड बुलंद कर देते हैं, जैसे ही आप उनको कहें। दही खाएं, फिश खाएं, सिंघाड़े मिलते हैं मार्केट में, आप सिंघाड़े खाएं, दे आर लेडन इन कैल्शियम। आप चीज़ खाएं, घर में कॉटेज चीज़ बना करता था, पालक पनीर, टमाटर पनीर, वो सब कहाँ गया? अब हम हर चीज़ जो है वो चिकन कढ़ाई और चिकन, हर चीज़ चिकन 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 हो गई है। सो डिफरेंट तरीके हैं जिस पे आप, ख़वातीन अक्सर कहती हैं हमारा बच्चा जी दूध नहीं पीता। What is that? आपके बच्चे को आपने आदत डाली बहुत अच्छा करता नहीं पीता, मतलब कि हम क्या करें, तमगा दें आपको इस बात। एग्जैक्टली, वो जी नहीं बिल्कुल ही नहीं पीता, जायका नहीं पसंद। सो यू मेक डू थिंग्स अराउंड, आप वनीला एसेंस डाल दें, आप कोई ऐसी चीज़ डालें चॉकलेट वाली, कम डालें, चीनी ना डालें और चॉकलेट वाली डाल के उसको ये बता दें कि बच्चे आपने ये पीना है। वनीला एसेंस से बहुत फर्क पड़ता है बाय द वे, उसके 2-3 ड्रॉप्स डालें तो टेस्ट ही चेंज हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और भी चीज़ है, हमें दूध से स्मेल आती है, ये ख़वातीन का भी बहुत बड़ा मसला है और बच्चों को भी फिर वही चीज़ हो जाती है। ये इसका अब हम क्या करें? इसका वनीला एसेंस मैं आपको कह रही हूँ ना, इलायची इतनी अच्छी चीज़ है, इलायची आप पका के डालें। देखिए हमजा 100 मिलियन वेज हैं जो चीज़ करनी होती है ना हमने, हम वो कर लेते हैं। हाँ जी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वेयर देयर इज नॉट देयर इजंट, ठीक है। फिर खुराक में अब जैसे जिन लोगों को दर्द नई शुरू होती है, तो एक तो वो अपना विटामिन डी लेवल्स चेक कराएं, ठीक है। विटामिन डी पाकिस्तानी कौम, हालांकि सूरज जो है ऊपर सर के है, लेकिन समहाउ इनका विटामिन डी लेवल्स बहुत लो हैं, ठीक है। मतलब अगर 100 बंदों का हम चेक करेंगे ना आज, तो उसमें से 80 का कम होगा, जस्ट इमेजिन। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि इनको विटामिन डी लेवल्स रिवाइज किए जाएं, इनके लिए वो कैल्शियम जो कि वैसे सोर्सेज से आता है वो लिया जाए। फिर उसके बाद जो है एक हल्दी दूध का इस्तेमाल होता है फॉर पीपल जिनको शुरू में पेन हो, और अगर वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज ना हो तो हल्दी दूध का बहुत फर्क होता है। उसको गोल्डन मिल्क आजकल कहते हैं, गोल्डन मिल्क। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर वाले नहीं ना लें तो बेहतर? हाँ ना लें, क्योंकि हल्दी जो है हाई ब्लड प्रेशर को और भी तेज करेगी, ठीक है। सो हल्दी और दूध का रात को अगर आप इस्तेमाल, हल्दी अबाउट 2 चुटकियां, मैं ये नहीं कह रही पूरे चमचे भर के लें, 2 चुटकियां, प्लीज इसको गौर से सुने, 2 चुटकियां दूध के अंदर, कोसे दूध के अंदर रात को आप डाल के पी लें, तो सुबह के वक्त दिस वर्क्स लाइक, जैसे हमारी बहुत एक मशहूर दवाइयाँ हैं एनसेड जिनको हम ग्रुप को कहते हैं, और बिल्कुल कहते हैं कि ये उसका है मुतबादिल। अच्छा, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, दे कांट टेक हल्दी, दे कैन टेक सौंफ। सौंफ ऑल्सो वर्क्स एज अ पेन किलर। रात को आप सौंफ को पका लें, उसमें दूध में नहीं, पानी में पका के उसके ऊपर थोड़ा सा दूध डाल के पिए। दूध नहीं ले सकते वैसे सौंफ का कावा ले लें, लेकिन विटामिन डी लेवल्स, अपना कैल्शियम, अपना आयरन, इसको सही करें। और ये जो हमारा पोस्चर है, लैपटॉप्स आर नॉट मेड फॉर योर पोस्चरल करेक्शन। हाँ, वो दूसरे वो जो हैं, वो जो क्या उनको कहते हैं, डेस्कटॉप, वो उस लेवल पे होने चाहिए कि आपकी जो कीपैड है उस पे आपकी राइट एंगल पे आए, आपकी ऐसे करके आए, आपकी जो है बाजू, और आप कीपैड पे ऐसे काम, ऐसे नहीं करना आपने। और हमेशा हर थोड़ी देर के बाद पोस्चरल करेक्शन करें, हमेशा सीधे बैठें, उससे आपका पेट भी अंदर रहेगा और आपकी रीढ़ की हड्डी जो जिसकी फाउंडेशन इस तरह से रखी गई हैं, वो कहते हैं कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। अच्छा, हाँ, कि मतलब सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इज द न्यू स्मोकिंग, कि आप ऐसे ही समझें कि आप स्मोक कर रहे हैं और आप अपने पूरे सिस्टम को डाउन कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी पोस्चर को सही रखें, अपने विटामिन डी लेवल सही रखें। ख़वातीन जो साइज 0 के चक्कर में अपने आप को न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज का शिकार कर लेती हैं, काइंडली इस चीज़ में से निकलें। साइज 0 जो है दैट्स नॉट मेंट फॉर एनीवन, बट अब मॉडल्स करती हैं तो उनको इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं। आपको घर बैठे किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं भाई, कि आप अपने आप रीढ़ की हड्डी पे असर डाल रहे हैं। फिर ज़चकी के दौरान और इवन आफ्टर बर्थ पीपल आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, वो जो हमारे बनती है पिंजीरी और उस किस्म की चीज़ें, वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। बजाय कि पराठों पे जाएं, पिंजीरीज लें और उसको ये ख़वातीन 1-1 चमची ले लें, ये नहीं कि प्लेटें भर भर के खाएं, ताकि जो चीज़ें उसके बीच में डाली गई हैं, जिसमें देसी घी है, जिसमें और चीज़ें, आई एम अ फर्म बिलीवर कि ये चीज़ें आपको ताकत देती हैं, लेकिन किसी भी ताकत वाली चीज़ को भी आप ज़्यादा आगे चले जाएंगे तो नुकसान। अब मॉडर्न हम एरा की बात कर लेते हैं कि जो अब ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं,
ख़ास तौर पे वो लोग इस तरह की चीज़ों को नहीं मानती हैं और लेती भी नहीं है कि हमने नहीं लेना ये, तो जी पता नहीं इसमें देसी घी भी है, इसमें क्या क्या कुछ है, हमें मोटा कर देगा, हम आगे मतलब एक तो इस पीरियड से गुजरे हैं तो हम हेल्दी हुए हैं तो हमें और हेल्दी कर देगा, तो वो थोड़ी ज़रा जो उनकी है ना ये एक गलत फहमी दूर कर दें कि ये चीज़ें हेल्दी नहीं करती पंजीरी जिसकी हम बात करें। हाँ देखिए, एक होती है वीकनेस और एक होती है इनर वीकनेस। सो दिस क्रिएट्स इनर वीकनेस बिकॉज ऑब्वियसली एक इंसान के अंदर से एक और इंसान बन के निकला है, तो उसका कोई ना कोई ब्रंट तो बॉडी पे है और सबसे ज़्यादा हड्डियों पे जाता है क्योंकि कैल्शियम डिराइव किया होता है बेबी ने आपसे। सो वही हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा इस्तेमाल करें, उतना ना इस्तेमाल करें कि भर भर के प्लेटें खाएं, दिन में 3 चमचियाँ खा लें चले, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर, दे आर लेडन विद कैल्शियम, दे आर रिजर्व्स, वो क्या कहते हैं हाउसेस ऑफ एनर्जी अल्लाह ताला ने ड्राई फ्रूट के अंदर कर दिया है। फल खाएं। हम लोगों का गोश्त की तरफ बहुत रुझान है, ठीक है, और गोश्त भी जो कि जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ट्राई टू ईट फिश, ट्राई टू ईट बीफ, लेकिन हफ्ते में 2-3 दफ़ा इज़ इनफ, उस पर ज़्यादा ना करें। अपनी डाइट में नट्स डालें, अपनी डाइट में कैल्शियम डालें, अपनी डाइट को बैलेंस करें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं ताकि आपकी किडनीज डिहाइड्रेट ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम वो कौन सा, ये तो हमने डाइट से कोशिश करनी है कि हम अपने आप को बेहतर रखें, लेकिन एक ऐसा भी टाइम है कि जब हमने डॉक्टर्स के पास भी जाना है कि यार अब शायद हमें डाइट के साथ मेडिकेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी ज़रा बता दीजिए, गाइड करके। अभी हमसे आपने शुरू में कहा था प्रिवेंटिव मेडिसिन इज़ बेस्ट, विच मीन्स कि आप पहले डाइट को ही अपनी सही रखो कि तकलीफ आपके आके खटखटाए ना, ठीक है। अगर बिलफर्ज तकलीफ आ जाती है और आपको 3-4 दिन के बाद फर्क नहीं पड़ा तो देन यू शुड इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर, क्योंकि 2-3 चीजें हो सकती हैं, या तो बोन में कोई प्रॉब्लम, या जॉइंट में कोई प्रॉब्लम, या मसल्स में कोई प्रॉब्लम। ये तीनों चीजें आपकी डॉक्टर जब कोई एक्सरे या अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा तो आपको बताएगा। इसको मजीद डिले ना करें, ये आगे जाके कई लोगों पे अपाहजपन भी पैदा कर सकती है, विच इज रियली रियली सैड, क्योंकि नर्व वीकनेस जो है वो टांगों से चलने पे माजूर कर सकती है, मसल वीकनेस शुरू हो जाती है। स्विमिंग ज़रूर करें, स्विमिंग करने से आपके बैक के मसल्स बहुत टाइट होते हैं। गलत सलत तरीके से जिम में जाके वेट मत उठाएं, प्लीज़ अपने बारे में पढ़ के जाएं कि आपने घुटने बेंड करके नहीं उठाना, किस तरह उठाना है, सॉरी घुटने बेंड करके उठाना है, आपने नीचे झुक के नहीं उठाना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आप जिम जा रहे हैं अपने विटामिन डी लेवल्स करवा के जाएं। जो आपका ट्रेनर है वो ऐसा होना चाहिए जिसको सब कुछ पता है आपकी हड्डियों के बारे में, कि कौन सी हड्डी कहाँ पे है, कौन सा मसल कहाँ पे, कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन सी आप नहीं कर सकते हैं, वो आपको कुछ ऑल्टरनेट बताएगा कि अगर आपके लिए ये सूट नहीं कर रहा तो इसका ऑल्टरनेट ये है, उधर ही अपने ऊपर जुल्म ना करते रहो। ये बात हमने की भी थी, क्योंकि इकरा को डॉक्टर ने कहा कि जी कि आपने हैवी वर्कआउट नहीं करना है। अगर हम तो खुद से फैसला करे थे इकरा तुम भी हैवी वर्कआउट करो, मैं भी हैवी वर्कआउट करता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने मना किया। हमने उस दिन सीखी ये बात और हमने वो शेयर भी की थी कि खुद ही नहीं डॉक्टर बन जाना, डॉक्टर नहीं बनना है। पहले अपना सारा जो है ना मेडिकेशन अपनी करवाएं, अपने डॉक्टर से पूछें। कुछ खुराकें डॉक्टर साहब हमने नहीं भी खानी होती हैं, वो भी कुछ हमारे साथ बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी एक तो मैंने आपसे फिजी ड्रिंक्स की बात की है, सबसे ज़्यादा जो बिगेस्ट ईवल कहा जा रहा है, केमिकल ईवल, वो शुगर है। तो इसलिए चीनी का तो लोग कहते हैं जी चीनी का बैक एक से क्या ताल्लुक है। चीनी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है। जो सोजन और इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में होती है वो जाके डायरेक्टली आपकी बैक पे और आपके ह्यूमन ऑर्गन्स पे असरअंदाज होती है, ठीक है। सो अब जो बात हो रही है ना अर्गोनॉमिक्स की, अर्गोनॉमिक्स इज द मैकेनिक्स ऑफ द बैक, उसको प्लीज़ रिकग्नाइज करें। फिजी ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। मैदे से भरी हुई अशिया, मसलन वाइट डबल रोटी, वाइट आटा, वाइट चावल, इनसे ज़रा परहेज़ करें। जितना आप वेट गेन करते जाओगे उतना ही आपका पेट बाहर आता जाएगा और आपकी कमर पे बोझ पड़ेगा, क्योंकि आपका वो जो लंबर कर्व है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए पेट वाला बोझ जो है ना, उसको लोग अक्सर समझते हो जी हमारी टांगें तो बहुत पतली हैं, बाजू भी, हमें पेट ज़रा सा निकला हुआ है। नो, दैट इज़ बेसिक थिंग जो आपकी फिजिक्स को तंग करेगा। इसलिए अशिया भरी हुई वो नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा जो आप खाना खाते हो उसके फ़ौरन बाद नहीं लेट जाना चाहिए, उससे भी पेट निकल आता है। ज़्यादा चाय खोरी, नोशी, व्हाटएवर इट इज कॉल्ड, उससे कॉफ़ी चाय से भी पेट निकल आता है। क्योंकि आपने बताया था लास्ट में दूध पत्ती नहीं, मैं हर दफ़ा आके यही बताऊंगी ताकि लोग मान जाएं इस बात को, ताकि यहाँ से हमारे कप उठते हैं। मुझे लगता है कि आपको चाय नहीं पसंद, चीजें बदल जाए और इसके अंदर दूध डाल दें, मुझे लगता है फरजीन आपको वो चाय पसंद नहीं
नहीं है शायद, इसीलिए नहीं, मुझे चाय बहुत पसंद है, लेकिन मैं सिर्फ ये है कि मैं केयरफुल होना चाहती हूँ कि अगर हमारे मैदे पहले ही बेचारे जो है अंदर से अगर गैस्ट्रोस्कोप डालें और वो रेड हैं तो हम मजीद जुल्म ना करें उनके। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, Thank you. सब सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी और हमारी की आपने इसके ऊपर कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और हमें खुराक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिस पर हम सबसे ज़्यादा इग्नोर जो कर है रहे ना, होते हैं। हाँ उसको और हमने light ले इग्नोर रहे मोड होते पे हैं। लगाया होता है जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे क्रिकेट की। रमीज़ राजा साहब जो कि नामजद चेयरमैन पीसीबी हैं और चेयरमैन पीसीबी बनने जा रहे हैं, उससे पहले ही उन्होंने कुछ मुलाकातें शुरू कर दी हैं, कुछ मुशावरत शुरू कर दी है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर गए, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम से भी ज़राए के मुताबिक मुलाकात हुई, अहदेदारों से मुलाकात हुई, बाबर आजम से मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई। अच्छा, उन्होंने मुलाकातों में अपने विजन से आगाह किया, जबकि इस दौरान कौमी टीम की जिस तरह से सिलेक्शन के तरीक़ाकार पर बातचीत हुई थी, तो रमीज़ राजा साहब ने कप्तान बाबर आजम से वर्ल्ड कप के हवाले से हाँ मुलाकात की, और ज़राए ये बता रहे हैं कि रमीज़ राजा साहब ने कप्तान बाबर आजम को खुली छुट्टी दी और ये कहा है कि T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में अपनी मर्जी से जो है तुम मुंतखब करो टीम को। बिल्कुल ऐसे, कोई मुदाखलत नहीं करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे, नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजपूत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये जो सारी बातें ये ऐसे ही हैं, क्या वाकई ही इतना हौसला दिया गया है बाबर आजम को, और क्या वाकई मोहम्मद वसीम से मुलाकात हुई है? जो न्यूजीलैंड की टीम हमने सेलेक्ट की है उससे तो विजन नज़र नहीं आ रहा रमीज़ राजा साहब का। पहले तो आप दोनों को बहुत गुड मॉर्निंग। वाकई में वो विजन दिखाई नहीं दिया। ये तो सच्चाई है कि हाँ मुलाकात हुई है बाबर आजम के साथ भी और मोहम्मद वसीम के साथ भी, लेकिन 13 सितंबर को चार्ज संभालना है रमीज़ राजा साहब ने, और उससे पहले तो तमाम डिसीजन लेने का इख्तियार तो लाजमी तौर पे मोहम्मद वसीम के पास है। बाबर आजम अगर कप्तान है, जो भी टीम के हवाले से डिसीजन लेंगे उनके पास है। लेकिन हमजा एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि रमीज़ राजा क्रिकेटर है। इससे पहले अगर आप चेयरमैन उठा के देखते हैं तो फिर एहसान मानी, शहरियार खान, नजम सेठी, जक्का अशरफ, फिर उनसे पहले एजाज भट्ट चेयरमैन थे, फिर उनसे पहले चले जाते। तो हमारे यहाँ पर बहुत कम तादाद आई है चेयरमैन क्रिकेट जो क्रिकेटर्स हो, उस लिहाज से रमीज़ राजा का इनपुट होना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि रमीज़ राजा ने इनपुट वर्ल्ड T20 के हवाले से दिया है, फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से दिया है, या इस टीम के हवाले से दिया है? मैं बिल्कुल मुत्तफिक। इस टीम में रमीज़ राजा का विजन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। देखिए अब्दुल्ला शफीक की आखिर ऐसी कौन सी पर्ची है कि वो कैरी किए जा रहे हैं? एक फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद कभी आप T20 टीम का हिस्सा होते, कभी आप टेस्ट टीम का हिस्सा होते, कभी आप ODI टीम का हिस्सा होते। सलमान अली आगा का क्या कसूर था, जो टेम्परामेंटली भी जो है ना, अगर हम देखते हैं तो बहुत सूट करते हैं ODI क्रिकेट के लिए, वो बाहर हो गए। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस आप रिसेंट पास में डोमेस्टिक में उठा के देखें कितनी लाजवाब रही थी, लेकिन उसके बाद भी आपने उन्हें बाहर कर दिया। अब में सरफराज को मैं बात करना ही ऐसा लगता है कि छोड़ देनी चाहिए कि सरफराज अगर कप्तानी से हटने के बाद टीम में थे तो क्यों थे? आप एक ऐसे क्रिकेटर को कि जो तीनों फॉर्मेट का कैप्टन रहा, आप सिर्फ स्टैंड बाय के तौर पे कैरी करते रहे थे, क्योंकि जहां सरफराज खेल सकते थे, आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में और जिम्बाब्वे में कि जहां पे आपकी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रही थी, सरफराज बैठे हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। और एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत थी कि जो इनिंग को कैरी करे, लेकिन आप तजुर्बात करते रहे। आज कोई तजुर्बात आपके दोबारा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नसीम राजपूत साहब, मैं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं और इकरा भी आपस में यही बात कर रहे थे कि बाबर आजम के हवाले से ये खबरें तो सामने आई हैं कि उनको पूरा इख्तियार दिया जाएगा, लेकिन हमने इमरान खान साहब के बाद देखा नहीं है कि पूरा इख्तियार किसी कप्तान को किसी चेयरमैन ने ही दे दिया हो, या फिर चीफ सेलेक्टर ने दे दिया हो, या फिर कोच ने दे दिया हो। ये कितना रियलिस्टिक आपको लगता है रमीज़ राजा साहब के आ जाने के बाद, कि वाकई ये रियलिस्टिक होगा कि प्लेइंग 11 कम अज़ कम कप्तान खुद से चूज़ कर सके? बड़ी लड़ाई करके कप्तान रखवाता था, सरफराज अहमद को प्लेइंग 11 में ला नहीं पाता था। देखिए, हमारे यहाँ पर ना क्रिकेट एक ऐसा गेम है हमजा के जो तवज्जो का मरकज रहता है, असेंबली की कार्रवाई रहती है, हमारे यहाँ वज़रा के स्टेटमेंट या पोजीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कोई शोबा है वो क्रिकेट है। उसमें बहुत ज्यादा बात की जाती है, चाहे चेयरमैन की बात की जाए। जितना चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पॉपुलर होता है, इतना सारी दुनिया में पॉपुलर नहीं होता। और भी इदारे जो है वो पॉपुलर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 11 खिलाने का इख्तियार सिर्फ कप्तान के पास होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि कप्तान ने ही तमाम जवाब भी कप्तान ने देना है। लेकिन
अगर खिलाड़ी तरबियत हासिल नहीं कर पा रहे तो फिर कोच को जवाब दे रहे हैं। जब ये नया सेटअप आया था और उस सेटअप के आने के बाद से अगर हम देखें तो आप आके देख लें कि मिसबाह-उल हक को जितना इख्तियार दिया गया, तीनों शोबे दे दिए गए, बैटिंग भी दे दी थी आपने, चीफ सिलेक्टर भी, हेड कोच, बिल्कुल वो इख्तियार आज भी मिसबाह इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट्स हम रिसेंट पास्ट में देखते रहे रमीज राजा साहब के अबाउट मिसबाह-उल हक, अबाउट टीम मैनेजमेंट, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाएगा शायद मिसबाह-उल हक। लेकिन नसीम राजपूत साहब, आप समझते हैं कि जिस तरह से मुशावरतों और मुलाकातों का सिलसिला रमीज राजा साहब ने शुरू किया है, तो क्या उन्हें कौमी टीम के जो साबिक खिलाड़ी हैं उनसे भी मुलाकातें करनी चाहिए कि उनके तजर्बात जो हैं उनसे वो थोड़े मुफीद मशवरे हासिल कर सकते हैं? शायद मेरा ख्याल है रमीज राजा ऐसा जरूर करेंगे। हर चेयरमैन आके करता है, लेकिन शायद रमीज राजा ना करें, इसलिए ना करें कि हमने आमतौर पे उन चेयरमैन को क्रिकेटर से मशवरे लेते हुए देखा है कि जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली थी। रमीज राजा खुद 57 टेस्ट मैच है, 198 उनके ओडीआई मैचेस हैं, उनको औसत दर्जे का खिलाड़ी करार देते हैं। वो औसत दर्जे के खिलाड़ी नहीं थे, वो 1992 वर्ल्ड कप के हीरो भी थे। अच्छा, आपको याद होगा 1992 वर्ल्ड कप में 150 रन के अंदर उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर कर दी थी। जब न्यूजीलैंड से लास्ट राउंड मैच पाकिस्तान का खेला गया था बिफोर सेमीफाइनल, तो 1992 वर्ल्ड कप में उन्होंने उस जगह पर भी सेंचुरी 150 रन में स्कोर कर दी। इमरान खान साहब वजीर आज़म पाकिस्तान पैड बांध के बैठे हुए थे और वो इस तरीके से थम्स अप दिखा के चले गए थे जब पाकिस्तान ने टारगेट चेस किया था। तो आप रमीज राजा बुलाते हैं या नहीं बुलाते, या फिर वो अपने हम ख्याल चंद उन लोगों को मदऊ करते हैं कि जिनको वो अपने साथ कैरी करना चाहेंगे मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और आई थिंक अगर वो ऐसा करते हैं तो ज्यादा बेहतर करेंगे, वरना हमारे यहाँ पर तो जितने दिमाग होते हैं उतने आइडियाज होते हैं और उसके बाद जितना आइडिया नहीं माना जाता वो फिर बाहर बैठ के मीडिया में बोल रहा होता है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि क्रिकेट हमारे यहाँ पे वो खेल है कि जो बहुत डिस्कस होता है, तो फिर आपको स्टेटमेंट चाहे कोई टेस्ट क्रिकेटर दे दे, बहुत ही माजी का टेस्ट क्रिकेटर हो, और वो भी अगर कोई स्टेटमेंट दे देता है तो उसके बाद भी वो डिस्कस हो रहा होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रिकेट एक मुख्तलिफ चीज, तो रमीज राजा को अगर मिलना है तो अपने उन हम ख्याल लोगों के साथ मशवरा बिल्कुल ठीक है। नसीम राजपूत साहब, बहुत शुक्रिया। आप सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बड़ी उम्मीदें जो हैं वो जाग उठी हैं कि रमीज राजा साहब चेयरमैन बनेंगे तो हालात खासे बेहतर हो जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो क्रिकेट टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। हमारी भी यही उम्मीद है। उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।